नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर आपका अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th के फिजिक्स का एक टॉपिक प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आज के क्लास पर। हम लोग सबसे पहले प्रकाशिक यंत्र को डिफाइन करते हैं। दर्पण, लेंसों तथा प्रिज्मों के परावर्ती तथा अपवर्ती गुणों का उपयोग करके अनेक प्रकाशिक युक्तियां एवं यंत्र डिजाइन किए गए हैं। परिदर्शी, बहुमूर्तिदर्शी, द्विनेत्री, दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी कुछ ऐसी प्रकाशिक युक्तियां तथा यंत्र हैं जिनका हम सामान्य रूप से उपयोग में लाते हैं। वास्तव में हमारे नेत्र सबसे अच्छे महत्वपूर्ण प्रकाशिक युक्तियों में से एक है, जिससे प्रकृति ने हमें संपन्न किया है। अगला टॉपिक हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम बाह्य जगत को प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। यह आकार में लगभग ये होता है, जो खोपड़ी में बने गड्ढे में मांसपेशियों की सहायता से इधर उधर घुमाया जा सकता है। इस गोलाकार प्रकाशबद्ध प्रकोष्ठ को आँख का गोला कहते हैं। हमारे आँख में कई भाग होते हैं। आँख के कुछ अंग इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है स्क्लेरोटिक। आँख के गोले के ऊपरी मोटे और सफ़ेद अपारदर्शी आवरण को श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। दूसरा भाग कॉर्निया है। आँख के गोले के सामने वाले केंद्रीय पारदर्शी तह को कॉर्निया कहते हैं। यह आँख के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक उभरा यानी उत्तल होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से होकर आँख के अंदर जाती है। आँख का अगला भाग कोराइड है। श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर गहरे भूरे रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे कोराइड कहते हैं। यह अपने गाढ़े रंग के कारण आँख के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसके द्वारा किसी प्रकार का आंतरिक परावर्तन नष्ट हो जाता है। अगला भाग आइरिस है। यह भाग कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी डायफ्राम के रूप में होता है, जिसके अभिमुख से प्रकाश आँख के भीतर जाता है। इस अभिमुख को पुतली कहा जाता है। आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश का परिमाण घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अंधेरे में पुतली स्वतः फैल जाती और उजाले में सिकुड़ जाती है। आँख का एक अंग नेत्र लेंस भी है। पुतली के नीचे जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस की ठीक डायफ्राम के पीछे सिलियरी मांसपेशियों की भीतरी सतह से लटका हुआ रहता है। नेत्र लेंस द्विउत्तल लेंस होता है तथा इसके बाहर वाले तल की वक्रता त्रिज्या अधिक तथा अंदर वाले तल की वक्रता त्रिज्या कम होती है। मांसपेशियों की सहायता से लेंस को थोड़ा सा मोटा या पतला करके नेत्र लेंस की फोकस दूरी में अल्प परिवर्तन किया जा सकता है। आँख का जो अगला पार्ट है वह है सिलियरी मांसपेशियाँ। यह मांसपेशियों की एक समूह है जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है। आँख में नेत्र रस और कचाव द्रव भी होते हैं। नेत्र लेंस आँख के गोले को दो कोष्ठों में बांट देता है। कॉर्निया तथा लेंस के बीच के स्थान को अग्र कोष्ठ कहा जाता है। यह एक जलीय द्रव नेत्र रस से भरा रहता है। पिछला कोष्ठ कचाव द्रव नामक पारदर्शी रंगहीन और श्याम द्रव से भरा रहता है। आँख के अगले अंग को रेटिना कहते हैं। आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। रेटिना प्रकाश स्नायु की एक सुग्राही परत होती है तथा यह किसी वस्तु के प्रतिबिंब के आकार, रंग, आकृति आदि का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। आँख के अगले अंग को अंध बिंदु कहते हैं। वह स्थान जहां से प्रकाश स्नायु रेटिना से मस्तिष्क में जाते हैं उसे अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का ज्ञान मस्तिष्क को नहीं होता है। आँख के अगले अंग का नाम पीत बिंदु है। रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है जहां बना हुआ प्रतिबिंब सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस स्थान को पीत बिंदु कहते हैं।
अगला टॉपिक समंजन क्षमता है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अगला टॉपिक दूर बिंदु आती है। जिस अधिकतम दूरी तक आंख वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है उसे आंख का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होती है। अगला टॉपिक निकट बिंदु आती है। जिस न्यूनतम दूरी तक सामान्य आंख देख पाती है उसे आंख की निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तक होती है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक्स आता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आंख और निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे सामान्यतः कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। इसका मान 25 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड्स, इसके आगे आता हम लोगों के चैप्टर में अगला टॉपिक दृष्टि दोष। सामान्य नेत्र में समंजन क्षमता के गुण के कारण नेत्र के सामने विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यदि किसी कारण से ऐसा न हो तो इसका अर्थ है नेत्र में दृष्टि दोष है। फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हम लोग दृष्टि दोष के प्रकार और उनके निवारण। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। मानव नेत्र में 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, चौथा है अबिंदुकता। तो फ्रेंड्स, हम इन चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आते हम लोग पहले दोष निकट दृष्टि दोष पर। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। इस दोष से युक्त आंखें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। साथ ही ऐसी आंखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी सामान्य आंख की तुलना में कम हो जाती है, अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। अतः मनुष्य को पढ़ते समय पुस्तक को आंखों के काफ़ी निकट लाना पड़ता है। निकट दृष्टि दोष भिन्न कारणों से होता है। पहला है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अगर ये पॉइंट में लिखी हुई शब्दें होती है आँख में तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। दूसरा है नेत्र लेंस का अधिक उत्तल हो जाना, अर्थात उसकी फोकस दूरी का मान सामान्य आँख की अपेक्षा घट जाना। अगर लेंस की फोकस दूरी घट जाती है सामान्य आँख से तो भी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। अनंत पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनने के कारण ऐसी आंखें उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। फ्रेंड्स, वस्तु जब अनंत पर हो और रेटिना पर प्रतिबिंब ना बने तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इस दोष से युक्त आंखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी की अवतल लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं जो समांतर किरणों को थोड़ा अपसारी बनाकर प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई निकट दृष्टि दोष। आते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में। चलिए देखिए, इस दोष से युक्त आंखें दूर की वस्तुओं को तो देख सकती है लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकती है। इस प्रकार की आंखों का निकट बिंदु सामान्य मान अर्थात 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। इसलिए दीर्घ दृष्टि वाले मनुष्य को पढ़ते समय पुस्तक को काफ़ी दूरी पर रखना पड़ता है। दीर्घ दृष्टि का दोष 2 कारणों से होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सा है कारण। पहला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। दूसरा हो गया कि नेत्र लेंस का कम उत्तल हो जाना, अर्थात उसकी फोकस दूरी का सामान्य मान से बढ़ जाना। तो फ्रेंड्स, ये 2 कारण था दीर्घ दृष्टि दोष होने का। देखिए और कुछ है। दीर्घ दृष्टि वाले मनुष्य को सामान्य दृष्टि प्रदान करने के लिए उसे उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो ये हो गया उपाय फ्रेंड्स कि दीर्घ दृष्टि में उत्तल लेंस चाहिए और निकट दृष्टि में अवतल लेंस चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं तीसरे दोष पर जो है जरा दूरदर्शिता। उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी पेशियों की सामंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ
दूरबिंदु भी प्रभावित होते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है। इसमें लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, चौथा दोष है अबिंदुकता। इस दोष से युक्त आंख एक ही दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकती, अर्थात यदि क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं अस्पष्ट हो जाती है। यह दोष कॉर्निया की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता के असमान हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस काम में लाए जाते हैं। यदि अबिंदुकता के अतिरिक्त आंख निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि से भी युक्त हो तो सामान्य दृष्टि प्रदान करने के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस काम में लाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।